वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन लर्नर्स एजुकेशन। आज मैं लेके आया हूँ बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 100 फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स। इसकी प्रीवियस वीडियो में आप देखा होगा कि हेनरी फ्यूल्स के जो बैकग्राउंड है या हिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया था, क्या अचीवमेंट्स थी, क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, वो है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने कितने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे और उनका और क्यों दिए थे और क्या होता है 14 प्रिंसिपल्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो 14 प्रिंसिपल में पहला आता है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर भी कहते हैं और डिवीज़न ऑफ वर्क भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है कि काम को आपस में बांटना। ओके, और वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्पेशलिस्ट टास्क। वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाता है, जिससे कि हर एक पर्सन अपने काम में एक स्पेशलिस्ट बन जाता है। परफॉर्म बाय अ ट्रेन स्पेशलिस्ट। अगर किसी को भी कोई भी काम अगर बार बार दिया जाएगा तो उस काम में वो स्पेशल हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। तो ये हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए, डिवीज़न ऑफ वर्क के लिए हमारा हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल था। अब देखते हैं दूसरा आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो देख लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का ही एकदम राइट बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अच्छे से चलेगी। अब आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, द फॉलो आर रूल्स एंड रेगुलेशंस या ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एम्प्लॉयमेंट्स एग्रीमेंट। डिसिप्लिन बच्चों को पता होगा, स्कूल में हमेशा कहा जाता है कि बच्चों डिसिप्लिन में रहिए। तो आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें सीधा कहा जाता है कि आप एन एम्प्लॉयर मस्ट रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एक बॉस ही कमांड दे, एक ही बॉस से उन्हें कमांड मिले, जिससे कि सारे वर्कर्स सही से काम कर पाएंगे। अगर मैं इस यूनिटी ऑफ कमांड का एक एग्जांपल लेता हूँ एज अ स्कूल में, तो अगर हर सब्जेक्ट की 5 टीचर्स मैं लेता हूँ, 5 टीचर, पहले टीचर ने कहा कि आप जाइए सेकंड क्लास में ये कॉपी दे के आइए। उसी टाइम दूसरी टीचर ने कहा कि आप वहाँ जाइए, ऑफिस में जाइए, ऑफिस का कुछ काम करके आइए। उसी वक्त थर्ड टीचर ने कहा कि आप ये जाइए स्टाफ रूम में ये मैम से ये कह दीजिए। अब इससे तो ये होगा नहीं कि अब इसके चक्कर में कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वन बॉस होना चाहिए एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में वन बॉस होगा तो एक कमांड होगा, तो एक कमांड ईजिली हो जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए देख लेते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे कि अब मैं हूँ, तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है 20 लाख रुपीज़ थे। 20 लाख रुपीज़ थे, मैंने क्या किया कि उसको जो है, अगर मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास अथॉरिटी क्या है 20 लाख रुपीज़, अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो मैं उन पैसों को क्या कर दूंगा, वेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, कुछ जिम्मेदारी भी रहेगी, तो फिर मैं उस 20 लाख रुपीज़ को क्या करूँगा, यूटिलाइज़ कर दूंगा जहाँ सही जगह पे, जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। इसीलिए कहा जाता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है और रहनी चाहिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या कहता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है जिसमें कि एक ही लोग की डायरेक्शन होनी चाहिए, सारे लोग की क्या होनी चाहिए, एक ही तरफ की डायरेक्शन होनी चाहिए। इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का ले लेता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैनेजर है।
तो उसके अंडर में जितने भी वर्कर्स है सारे वर्कर्स के डायरेक्शन क्या होंगे, जो प्रोडक्शन मैनेजर जो उनको ऑर्डर देगा, जो भी उनको कहेगा, वो सारे वो प्रोडक्शन मैनेजर के जितने भी डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनका सारा डायरेक्शन एक ही तरफ होगा। तो इसे क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन इसका मतलब होता है मिलना, इंडिविजुअल के लिए हम एम्प्लॉयर्स कहते हैं और जनरल इंटरेस्ट में आ गया फर्म। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि इंडिविजुअल द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी पैट्रोनाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि जब अकेले का इंटरेस्ट सब के इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है तब ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर लेता है। या फिर यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि पर यूनिट उसने 2 रुपये इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेगा, अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा काम करेगा, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जिससे से इनडायरेक्टली फर्म को भी फ़ायदा होगा। वो प्रोडक्शन को क्या करेगी, मार्केट में सेल कर देगी, उससे जो प्रॉफिट होगा उससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा बेनिफिट हुआ और जो उसमें से जो प्रॉफिट हुआ उस वर्कर की सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो गई और इनडायरेक्टली फर्म का भी बेनिफिट हो गया। तो ये इसी को कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ एंड जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट का मिलना बहुत ही ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए अब दूसरी देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन। इसका मतलब डायरेक्टली सैलरी से होता है कि वर्कर्स जितना भी अपनी सैलरी का हकदार है उसको उतना मिलना चाहिए, जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी। सिंपल फंडा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो पावर है वो 3 या 4 लोगों के हाथ में है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है सबके हाथ में है। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि पावर जो है 3-4 लोगों के हाथ में होनी चाहिए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबके पास होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ये होता है कि अगर टॉप लेवल या मिडिल लेवल के पास पावर है तो लोअर लेवल मैनेजर के पास पावर नहीं है, तो वो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा तब तक वो आगे काम नहीं कर सकता। तो इसको मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर वर्क कराने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए किसके बिटवीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा स्केलर चेन। Order of communication should pass from top to bottom. Follow the official line of command. अब स्केलर चेन यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, स्केलर चेन हमें बता रहा है कि अगर कोई मैसेज अपने हेड को भेजना है तो उसका प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि एक डायग्राम अब आपके सामने आ रहा है, जैसे कि एक्स या वाई है, फिर डी सी बी और ए और बी सी डी। तो यहाँ पे जो X to A है ये क्या है, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर की डिपार्टमेंट है। इधर क्या है, सेल्स और कंजप्शन की डिपार्टमेंट है। अब जैसे जो कोई भी मैसेज होगा तो पहले X D को देगा, फिर D C को देगा, C B को देगा, फिर A के पास जाएगा जो कि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। लेकिन अगर कोई मैसेज इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कंजप्शन डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या होता है, इट इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेन इंफॉर्मेशन गोज डायरेक्टली मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन अगर अर्जेंट हो तो वो डायरेक्टली कहाँ चली जाती है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या फिर किसी भी वन डिपार्टमेंट से टू दूसरे डिपार्टमेंट, उसको क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। यहाँ पे अब स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि कोई भी मैसेज अगर भेजना है तो वो पहले लोअर लेवल में जाए, लोअर लेवल से मिडिल लेवल में जाएगा, मिडिल लेवल में टॉप लेवल में जाएगा, टॉप लेवल से हेड पे जाएगा। जब हेड के पास आ जाएगा तो उसी तरह अब वही मैसेज का रिप्लाई जाना तो वो पहले छोटे से जाएगा, फिर उससे नीचे, उससे नीचे, इसी तरह का है। इसी तरह की फ़ोटो अभी आपके पास सामने स्क्रीन पे शो होगी या हो रही है, देख लीजिएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग, एवरीवन ऑन इट्स प्लेस। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, सब चीज़ के तौर तरीके के साथ होना चाहिए। हर ऑर्डर का एक अच्छे से प्रॉपर
यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे स्कूल, आप स्कूल में जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल ज़रूर पढ़ते होंगे, तो उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके स्कूल में स्टाफ रूम अलग है, टॉयलेट अलग है, क्लासेस अलग है, कैंटीन अलग है, हर चीज़ का प्रॉपर ऑर्डर है और सबको पता भी है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, कंजप्शन डिपार्टमेंट अलग है, इसी तरह सारा डिपार्टमेंट अलग है। तो इसी को क्या कहते हैं, हर एक ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इसी को कहते हैं। अब आते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से पहले हम देख लेते हैं इक्विटी पे। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसका मतलब होता है कि काइंडनेस, सिंपैथी, जस्टिस, बिहेवियर मैनेजर टूवर्ड्स वर्कर्स। अपने जो मैनेजर है अपने वर्कर्स की तरफ क्या होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, एम्पैथी होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि इक्विटी का मतलब होना चाहिए कि सब मैनेजर की नज़र में सारे वर्कर्स एक बराबर होने चाहिए। अब आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि अगर एज मैं किराएदार हूँ, अगर जैसे कि किसी की पोस्ट होती है एक वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि बार बार उसकी जो है पोस्टिंग होती जा रही है, एक वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन होती जा रही है, तो उससे क्या होगा कि उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स को समझने में या उसको उस जगह के फॉर्मेट को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो जब तक वो अडेप्ट करेगा तब तक उसकी पोस्टिंग हो जाती है, तो इससे वजह से वो कहीं पे भी काम नहीं कर पाता। तो सबसे मेन चीज़ है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वो काम कर सकता है। अब आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल, जो कि आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एम्प्लॉयर्स टू बी एनकरेज टू डेवलप कैरी आउट देयर इम्प्रूवमेंट प्लान्स। अब इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर्स को भी हक होना चाहिए कि वो मतलब कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्प्रूव करा सकें, क्या इम्प्रूवमेंट प्लान होने चाहिए और बेहतर कैसे बना सके अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ सजेशंस देना चाहिए। अगर और वो सजेशन ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लगे, फर्म को अच्छे लगे, तो वो अगर वो सजेशन को अडेप्ट करती है, उस पर काम वर्क करती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर उसको फ़ायदा होता है तो जिस वर्कर ने उसको सजेशन दिया है तो उसको कुछ रिवॉर्ड दे दे, सैलरी इंक्रीज कर दे या फिर कुछ भी उसका प्रमोशन कर दे, तो उससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलती है वर्कर्स को, जिससे कि वो अपना और अच्छे से काम करने में मन लगाएगा। अब हमारा जो लास्ट है 14 प्रिंसिपल का, तो वो है स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका सिंपल लैंग्वेज में मैं कहना चाहूँगा टीम वर्क। क्या है, टीम वर्क, स्पिरिट हार्मोनी। स्पिरिट टीम वर्क में मतलब कि सबके साथ मिलकर काम करना, उसको क्या कहते हैं, टीम वर्क। और सबसे मेन चीज़ तो यही होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बढ़िया चीज़ या बेहतर चीज़ होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगी, टीम वर्क। टीम वर्क अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा। तो हेनरी फ्यूल्स ने सारे प्रिंसिपल्स जो भी दिए थे सारे की सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। 14 प्रिंसिपल हैं और सीबीएसई बोर्ड में ज़रूर पूछता है, तो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देखिएगा, और मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। थैंक यू गाइस।